अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और आज एक तो मैं काम की बात आपको बताऊंगी, दूसरा ये कि आते हुए अभी ऑफिस पहुँचते हुए मैंने रास्ते में देखा कि छोटे छोटे स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए थे। कश्मीर और पाकिस्तान के झंडों के टोपियाँ थीं, वो वाली सारी चीज़ें जो 14 अगस्त की एक ख़ास मुनासबत से हम अपने ज़िंदगियों में शामिल करते हैं। तो वो छोटे छोटे स्टॉल्स जो थे वो मुझे इस्लामाबाद की सड़कों पे दाएं बाएं नज़र आने लग गए। तो मुझे ज़ाहिर है वो एक नॉस्टैल्जिया हिट किया और मुझे वो बचपन याद आ गया कि हम जब हमारे बड़े जो थे, हमारे घरों में बाकायदा तौर पे 14 अगस्त से पहले यानी कि जो पिछली रात होती थी उस पर हम दिए लगाना और सारे फ्रेंड्स मिलके, और ये बड़ी हमारी एक ख़ास एक्टिविटी होती थी। अगस्त के महीने का बड़ा इंतज़ार हुआ करता था और अब भी वो फीलिंग बरकरार रहती है। आपको बड़ा अच्छा लगता है अब भी घर से जब 14 अगस्त की शाम आती है और जब हम बैठे होते हैं घर में तो अचानक ख्याल आता है कि अरे आज तो 14 अगस्त है, तो चलें फिर बाहर चल के देखते हैं कि भाई बिल्डिंग्स को सजाया हुआ है, कैसे सजाया हुआ है। सरकारी इमारतों को सजाया हुआ होता है, वो जो कहते हैं बरकी कुमकुमें लगाई हुई होती हैं, झंडे के जो कलर्स हैं उनकी लाइट्स और जो इल्यूमिनेशन है वो की हुई होती है। तो ये चीज़ बड़ी ही मुझे अभी आते हुए जब मैं आ रही थी तो मुझे ये याद आ गया कि बचपन में ये एक्टिविटी होती थी और झंडा लगाया जाता था बाकायदा, बहुत बड़ा झंडा। और फिर फ्रेंड्स में हमारे ये कंपटीशन सा हुआ करता था कि किसके घर पे ज़्यादा बड़ा झंडा लगा है। अब जाहिर है सब मेजर करके इकट्ठे एक जगह से तो नहीं खरीदते थे, लेकिन ये है कि जिसका झंडा बड़ा हो जाता था या बड़ा मतलब निकलता था, जिसके घर में बड़ा झंडा लगता था तो उसकी बड़ी फ्रेंड्स में वाह हो जाती थी। तो खैर एक तो ये चीज़ थी जो मैंने आते हुए देखी तो मुझे बड़ा वो एक हुआ। अपने बच्चों को ज़रूर इस चीज़ से, इस एक्टिविटी में लगाएं। जब वो कहे किसी स्ट्रीट वेंडर से, आपको कहे कि भाई मैंने ये झंडा लेना है तो उसको ले दें। बाज़ औक़ात हमारे घर में भी 2-3 झंडे पड़े होते थे और हम गुज़रते गुज़रते फिर एक चौथा भी उठा लेते थे। तो बाज़ औक़ात ले लें। ये एक इसका एक और फ़ायदा भी है कि इकनॉमिक एक्टिविटी भी जन्म ले रही होती है। किसी और का घर चल रहा है, किसी और की जो आमदनी है उसमें इजाफा हो रहा है। तो कभी कभी बाज़ औक़ात स्ट्रीट वेंडर से हमें वो चीज़ें चाहिए नहीं होती हैं जो हम गुज़रते गुज़रते देखते हैं और एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन ख़रीद लिया करें अगर नहीं भी ज़रूरत होती है। अगर आपकी अटेंशन उनकी तरफ चली गई, अगर आपकी तवज्जो उनकी तरफ चली गई है, ध्यान मतलब बट गया है, जिधर आप जा रहे थे उससे हट गया है और उनकी तरफ आ गया, तो फिर ले लें। ये फिर इसको एक हिंट समझें ऊपर वाले की तरफ से कि उसने आपका ध्यान इनकी तरफ मुतवज्जे कर दिया है कि ये भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके भी घर हैं, इनके भी बच्चे हैं और इन्होंने भी जीना है इस मुल्क में, इस दुनिया में। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा जो है वो ये है कि एक मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग कोट पढ़ा और वो कोट ये था कि द पेसिमिस्ट कंप्लेंट्स अबाउट द विंड। पेसिमिस्ट कौन होता है? जिसके जहन में हमेशा एक ज़रा नेगेटिव फीलिंग रहती है। एक होता है ऑप्टिमिस्ट आदमी जो कि हमेशा कहते हैं नहीं नहीं अल्लाह खैर करेगा और इंशाल्लाह अच्छा होगा, होपफुल होता है, वो आपको भी होप दे रहा होता है। पेसिमिस्ट वो होता है जो उसमें कीड़ा निकाल के कहेगा पता नहीं हो ना हो, होने वाली लगता तो नहीं है कि ये हो सकेगा, लगता तो नहीं है तुम कर पाओगे, तो इस तरह की चीज़। तो वो होता है पेसिमिस्ट इंसान। तो पेसिमिस्ट जो है वो कंप्लेन करता रहता है कि हवा चल रही है, विंड इज़ ब्लोइंग, हवा चल रही है। ऑप्टिमिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट ये करता है कि वो उस हवा का रुख तब्दील कर दे। अगर वो हवा आपकी तरफ आ रही है और आपको जो वो हवा है उसके रुख से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑप्टिमिस्ट जो है वो उस हवा के रुख को तब्दील करने की एक्सपेक्टेशन रखता है। और जो रियलिस्ट है, एक तीसरी भी कैटेगरी है, रियलिस्ट, वो एडजस्ट करता है उस हवा के साथ। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम ऑप्टिमिस्ट हों या पेसिमिस्ट हों, ज़रूरी नहीं है कि वो हवा जो चल रही है वो हमारे हक़ में ना हो या वो हमारे हक़ में हो जाए या उसका रुख बदल के वो हमारे हक़ में आ जाए। तो जो रियलिस्ट होता है वो हमेशा उसके दरमियान का रास्ता निकालता है और वो ये चीज़ भी जहन में रखता है कि हो सकता है इस हवा का रुख मैं तब्दील ना कर सकूं, तो फिर मुझे इसी सिचुएशन में रहते हुए कोई काम जो भी मैं करना चाह रहा हूँ या जो भी मेरा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, मुझे वो करना पड़ेगा। तो एक है कैटेगरी ऑप्टिमिस्ट की, एक है पेसिमिस्ट की और एक है रियलिस्ट की। तो अब आप सोचें कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये मेरी आज की काम की बात और एक तरह से काम का सवाल था। और एक पाकिस्तान के झंडे आते हुए मैंने देखे तो बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे तो वो सजे ही हुए थे, अभी तो वो सजेंगे, लेकिन ये है कि जिन स्ट्रीट वेंडर्स की मैं बात करी थी उन्होंने ऑलरेडी उनको जो है वो झंडे लगाए हुए थे, तो वो भी एक सजावट ही थी जो मुझे रोड साइड्स पे नज़र आई। तो आपको अब लेकर चलते हैं और 60 सेकेंड्स न्यूज़ दिखाते हैं, फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आखिरी अय्याम में हुकूमत की तेज़ी, बिल्स की भरमार पर हुकूमती अरकान भी बरहम। रज़ा रब्बानी ने कॉपियाँ फाड़ दी। जोब कैंट हमले में अफ़गान दहशतगर्दों के मुलव्विस होने की तस्दीक हो गई। पीटीआई ने राजा रियाज और नूर आलम खान समेत 13 अरकान को पार्टी से निकाल दिया। आईसीसी की नई टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की तरक्की। बाबर आजम चौथे नंबर पर जबकि शाहीन अफरीदी बॉलर्स रैंकिंग में छठे नंबर पर आ गए।
पाकिस्तान के दिलावर खान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो और अहलिया के दरमियान शादी के 18 साल बाद अलहदगी हो गई। रूस का यूक्रेन की पोर्ट पर हमला, अजनास के गोदाम तबाह। हरियाणा के फसादात राजस्थान पहुंच गए, गोश्त की दुकानों पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले। बीजिंग में 40 घंटों में 1 माह की बारिश बरस गई, 140 साला रिकॉर्ड टूट गया। और ईरान में हिजाब की खिलाफ वर्जी पर नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला, कैद, मसनूई ज़हानत के ज़रिए निगरानी और क्रैकडाउन की तजवीज़ शामिल। जी, तो आपने ये देखा कि हमारी 60 सेकंड्स न्यूज़ में आपको क्या नज़र आया। और अब ज़रा आपको अब लेकर चलते हैं ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ। मुसलमान के दिल के करीब सिर्फ एक ही जगह है और वो है खाना काबा, और जो उससे ज़्यादा एक इमोशनल एस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी का है या हमारी ख्वाहिश का, चाहत का है कि हम जाकर उसको देखें, वहाँ पर हाज़िरी लगाएं, वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। ये 2 ऐसी जगह हैं, मुक़द्दस जगह हमारे लिए, कि जिनको देखने की, जिनके पास जाने की, जहाँ पर जाकर दुआएं करने की, इबादत करने की ख्वाहिश हर मुसलमान के अंदर मौजूद होती है। कुछ लोगों की ख्वाहिश अल्लाह मियां जल्दी पूरी कर देते हैं, कुछ लोगों की थोड़ा टाइम लगा के करते हैं, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और जिनकी नहीं हुई, मेरी पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उनको भी अपने दर की जो है एक तरह से इनविटेशन उनके नसीब में भी लिख दे। लेकिन जो ख़बर है वो ख़बर ये है कि खाना काबा को गुस्ल देने की जो तकरीब है, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोल दिया गया है और मक्का मुकरमा में गुस्ल काबा जो है उसकी तकरीब के दौरान खाना काबा का दरवाज़ा खोल दिया गया। ये ख़बर थी बड़ी ही खूबसूरत और ये बड़ा एक्साइट करती है लोगों को। बाज़ लोग अपना जहाँ उम्रे के लिए जाना या खाना काबा का दरवाज़ा जब खुलता है तो लोग इस चीज़ का बड़ा ही एहतमाम करते हैं कि भाई वो किसी तरह से, जो ख़ास तौर पे वहाँ के रिहायशी हैं, जो सऊदी अरब के रिहायशी हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं, तो उनसे जब बात होती है वो ये कहते हैं कि भाई हम उस तरफ जाके इस सेरेमनी के लिए जो है वो ख़ुद को पहुँचाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी तरीके से वहाँ पर भी कोई रेफरेंस चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जगह जो है उसको बंद कर दिया जाता है और बहुत ही जो शाही ख़ानदान है उसी के अहम तरीन जो रहनुमा हैं, रुकन हैं, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा, अरब मीडिया के मुताबिक गुस्ल काबा की तकरीब में आइमा कराम और हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी उमूर के हुक्काम भी शरीक हुए और कलीद बरादर शेख डॉक्टर साले अल ज़ैन ने भी बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला और मक्का मुकरमा के नायब गवर्नर जो हैं वो शहज़ादा बदर बिन सुल्तान खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को गुस्ल दिया उन्होंने। और नायब गवर्नर जो हैं मक्का मुकरमा के, उन्होंने भी खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलेमान बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। गुस्ल काबा के दौरान बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फ़र्श को साफ़ किया गया, जबकि गुस्ल काबा के लिए 20 लीटर आब ज़मज़म और अर्क़ गुलाब जो है उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये है, बड़े ही रूपरवर मनाजिर हैं ये, और ये ख़बरें जब इस किस्म की आती हैं तो आपका और ज़्यादा दिल चाहता है कि आप भी अपनी आंखों से वहाँ पर जाकर ये चीज़ देखें। गुस्ल काबा के बाद खाना काबा को खालिस ऊद, अर्क़ गुलाब और खूबसूरत जो ख़ास तौर पर इत्र की खुशबुएँ हैं उनका जो है उससे वो उनको लगाया जाता है और एक बड़ा ही ये ख़ास सेरेमनी होती है, बहुत ही ख़ास सेरेमनी होती है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं और बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब हैं जो कि अदरवाइज़ भी खाना काबा के अंदरूनी हिस्से को जाकर देख पाए हैं या खाना काबा के अंदर गए हैं या जिनके लिए खाना काबा के दरवाज़े खुले हैं। तो खुशनसीबी है उन लोगों की। ये मैंने सोचा कि सबसे पहले इससे आगाज़ किया जाए, क्योंकि एक बड़ी तकरीब होती है और बड़ा ही अहमियत की हामिल है ये तकरीब। बड़ी ही लोग जिसको कहते हैं ना, हम यहाँ कहते हैं बड़े जोश व खरोश से मनाया गया, तो ये भी वहाँ पर एक बड़ा जोश व खरोश उनमें देखने में आता है। अच्छा, अब आपको लेकर चलते हैं कनाडा की तरफ थोड़ा सा, और कनाडा से बड़ी अजीब सी खबर आई है और ये उस जोड़े के बारे में है जिसके बारे में कभी हमने ये सुना नहीं कि भाई, ना ही कोई इस किस्म का स्कैंडल आया इनके बारे में, ना इस किस्म की कोई ऐसी बात हुई कि भाई इनका अज़दवाजी ज़िंदगी में मामला ठीक नहीं चल रहे या कोई और किसी के साथ अफेयर का सिलसिला, ऐसा कुछ भी नहीं आया। जोड़े खैर आसमान पर बनते हैं ये कहा जाता है, लेकिन टूटते ज़मीन पर हैं। और कुछ ऐसा ही मामला कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का हुआ है, जिन्होंने अपनी अहलिया सोफ़ी ट्रूडो के साथ 18 साला रफ़ाक़त के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है। और गुज़िश्ता कई बरसों से दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो अपने रिश्ते की मुश्किलात का जिक्र वैसे तो करते आए थे, लेकिन उस तरह से मीडिया पर पब्लिकली वो बहुत ज़्यादा
उस तरह की खबरों में नहीं थे जिस तरह अगर आप रॉयल फैमिली को देखें, यूके की जो रॉयल फैमिली है बरतानिया की, उनके हवाले से जब खबरें छपती हैं वो तो खैर एक अलग ही लेवल है जो कवरेज उनको मिलती है मीडिया पर, लेकिन उनके हवाले से छोटी सी भी कोई बात होती है, हल्की सी भी किसी के दरमियान ज़रा नाराज़गी चल रही है तो वो फ़ौरन छप जाएगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी कपल जो हैं उनके बारे में हल्की सी नाराज़गी चल जाए तो बार बार छप जाती है और सारे अखबार उसको कवर करते हैं। इनकी उस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि वो पब्लिसिटी इस लेवल की इस हवाले से हुई है, लेकिन कुछ अरसे से वो पब्लिक के सामने इकट्ठे नज़र नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से सरगोशियाँ और अफवाहें जो हैं वो शुरू हो गई। अदरवाइज़ आपको याद होगा जब जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद मुख्तलिफ और मुतअद्दिद मौक़ों पर उनकी मुख्तलिफ तस्वीरें आती थी, पाकिस्तान में भी बड़ी डिस्कस होती थी। एक तस्वीर वो थी जिसमें उन्होंने अपना सामान उठाया हुआ था और एक हाथ में मेरा ख्याल है बच्चे को या बच्ची को पकड़ा हुआ था और जहाज़ से ऊपर से वो उतर रहे थे और बैग भी अपना खुद उठाया हुआ था। एक ये तस्वीर थी जो बड़ी ज़ेर गर्दिश थी और बड़ा लोगों ने इस पर सराहा उनको। फिर दूसरा ये था कि जब वो मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाकर उन कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते थे, उनके त्यौहार मनाते थे, उस पर बड़ा उनको दाद रिसीव होती थी। तो ये जो खबरें हैं ये अब रिसेंटली शुरू हुई उनके बारे में, और दोनों की शादी मई 2005 में हुई थी। इनके 3 बच्चे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो अब बच्चों की परवरिश पर फोकस करेंगे। एक इत्तेफाक ये है कि जस्टिन ट्रूडो के वालिद 1977 में जब कनाडा के वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने भी अपनी अहलिया से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो सामने आया इनकी फैमिली के बारे में, और लोगों ने फिर ज़ाहिर है जब ऐसी खबर आती है तो आप फिर उस शख्स के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं तो आपको और आर्टिकल्स मिलते हैं। तो ये बड़ी ही अजीब सी खबर थी और लोगों ने इसको कोई बहुत मतलब एक तरह से शौक से लिया, उसको एक्सेप्ट उस तरह से ज़रा मुश्किल से ही किया, क्योंकि एक कपल था और जिसको लोग देखते थे और बड़ा एडमायर भी करते थे कि भाई बड़ी पॉजिटिव इनसे वाइब्स आती हैं, बड़ा ये दूसरी कम्युनिटीज़ का ख्याल रखते हैं। तो इनका ये अंजाम किसी ने सोचा नहीं था। खैर बहरहाल होता है, भाई ज़िंदगी है, पीपल डू पार्ट वेज एंड पीपल डू मूव ऑन, तो ये चीज़ चलती रहती है ज़िंदगी में। अच्छा, आगे अब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि लॉटरी का टिकट, अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं या अपना बताते हैं। अच्छा, अपना जिक्र करते हैं तो मैंने कभी किसी से पर्सनली, बड़े आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, कभी किसी से सुना नहीं कि भाई मेरी लॉटरी निकली। पता नहीं क्यों हमारे सर्कल में लोगों की लॉटरियां नहीं निकलती हैं। अगर किसी की निकलती तो मैं भी इनकरेज हो जाती और मैं भी कोई लॉटरी के टिकट विकेट लेती। इंग्लैंड में बड़ा रिवाज है इसका, लोटो जो है वो लोटो लिया जाता है और वहाँ पर लोग खरीदते हैं और बड़े उनके जिसको कहते हैं कि पाउंड्स में वो लॉटरी निकलती है और कभी कभार तो बहुत बड़ा छक्का भी लग जाता है लोगों का। तो अब हुआ क्या है, मैं लॉटरी का जिक्र क्यों कर रही हूँ, उसकी वजह यह है कि पैसे इकट्ठे करके लॉटरी का टिकट ख़रीदने वाली 10 ख़वातीन खाकरोब जो हैं वो ख़वातीन खाकरोब 10 नहीं, ख़वातीन खाकरोब जो हैं वो 10 करोड़ रुपए का इनाम जीत गई हैं। इतनी बड़ी लॉटरी निकली है ख़वातीन खाकरोबों की। और एक मशहूर कहावत ज़रूर सुनी होगी आपने कि देने वाला जब देता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है, तो ये छप्पड़ फट गया है उनका और पैसा उन पे बरस पड़ा है। ये बात भारत में सच साबित हो गई है। और जब पैसे इकट्ठे करके एक लॉटरी का टिकट ख़रीदा गया और ख़रीदने वाली जो 11 ख़वातीन हैं उनकी 10 करोड़ की लॉटरी निकली और ये बेसिकली खाकरोब हैं ये ख़वातीन। और बरतानवी नशरियाती इदारा है BBC, उसके मुताबिक ये ख़वातीन उस ग्रुप का हिस्सा हैं जो भारत की जनूबी रियासत केरला के ज़िले मालापुरम के कस्बे में रिहाइश पजीर हैं। वहाँ पर कूड़ा करकट ये इकट्ठा करती हैं और उसके एवज़ उन्हें रोज़ाना तकरीबन 250 रुपये की जो उजरत है वो मिलती है। और इसके अलावा अक्सर ये ख़वातीन कचरे को फ़रोख्त करके भी रकम इकट्ठा कर लेती थी, लेकिन इतनी सी उजरत में घर का गुजारा तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर है ये बात हम सब जानते हैं, समझते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ख़वातीन को बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात को पूरा करने के लिए अक्सर कर्ज़ ही लेना पड़ता था, जिसे उतारने के लिए फिर मज़ीद कभी कर्ज़ लेना पड़ता था या वो सारा सिलसिला होता था। तो इन्होंने सोचा कि एक ही दफ़ा किस्मत आजमाते हैं और लॉटरी का टिकट ख़रीदते हैं। और फिर इन्होंने लॉटरी का टिकट ख़रीदा और भारत की बहुत सी रियासतों में लॉटरी के टिकट जो हैं वो गैर कानूनी हैं वैसे तो, लेकिन रियासत केरला जो है वहाँ पर उसकी जो हुकूमत है वो ख़ुद लॉटरी का एक मशहूर प्रोग्राम चलाती है, तो वहाँ पर बेसिकली ये इलीगल नहीं है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह केरला से ताल्लुक़ रखने वाली 11 ख़वातीन खाकरोब ने मानसून बम्पर प्राइज़ लॉटरी भी जो है वो जीती थी और ख़रीदी थी बेसिकली, और फिर वो जो है उन्होंने जीती। तो ये है सूरत हाल भाई, लॉटरी के टिकट लोग ख़रीद रहे हैं और उनकी लॉटरियाँ लग रही हैं और ये सारा सिलसिला जो है वो हो रहा है। हम भी ख़रीदें शायद कोई लॉटरी का टिकट, इधर भी कुछ इस किस्म का सिलसिला होना चाहिए और जैकपॉट ही लग जाता है वैसे तो। लेकिन एनीवे आपको मैं आगे लेकर चलती हूँ और ये जो खबर है ना ये आप सुनिए और आप हैरान होंगे सुनकर कि हम अक्सर बात करते हैं ना कैसा होना चाहिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम,
या कैसा होना चाहिए सेफ सिटी अथॉरिटी और शहरों को, अपने इलाकों को सेफ बनाने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसा होना चाहिए, जस्टिस इंसाफ का निज़ाम कैसा होना चाहिए, पुलिस कैसी हो किसी मुल्क की। Put your hands behind your back, sir. Please put your hands behind your back. Please put your bags down. You are under arrest for sexual assault. You are under arrest for sexual assault. I just told you you are under arrest for sexual assault. ये उस पुलिस वाले की लैंग्वेज थी। पहले तो आप इसका अंदाज़ा लगाएं। अब इस खबर में आपको हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैंने उठाया है। निज़ाम इंसाफ कैसा होना चाहिए, पुलिस कैसी होनी चाहिए, कैमरों का निज़ाम कैसा होना चाहिए, किसी जगह को सेफ सिक्योर बनाना है वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी होनी चाहिए। अब हुआ ये है कि बरतानिया में है एक एलिज़ाबेथ लाइन जो कि वेरी रिसेंटली शुरू की गई है और एज द नेम सजेस्ट क्वीन एलिज़ाबेथ से इस ट्रेन का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और वो ये है कि ये उनके हवाले से एक सेरेमनी हुई थी, उस सेरेमनी पर इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। ये एलिज़ाबेथ लाइन जो है इज़ वन ऑफ दोज, बहुत सारी वहाँ पर लंदन अंडरग्राउंड जो ट्रेन्स हैं, ट्यूब्स का सिस्टम है, जो नेटवर्क है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उनका, उसमें बहुत सारी लाइन्स हैं। बेकर लाइन, वो सॉरी हैमरस्मिथ लाइन है, उसमें सेंट्रल लाइन है, उसमें और बड़ी लाइंस हैं। तो वन ऑफ देम इज़ एलिज़ाबेथ लाइन और ये जाती है बेसिकली रेडिंग तक। अच्छा, हुआ ये है इस ट्रेन के ऊपर, इस ट्यूब के ऊपर, कि जूनियर नाम का एक शख्स ज़ेर ज़मीन ट्रेन जो कि मैंने आपको बताया एलिज़ाबेथ लाइन, उस पर सवार हुआ तो वहाँ मौजूद मुसाफिरों में एक खातून बैठी थी। अब जूनियर ने किया क्या, जूनियर ने उस खातून को जिनसी तौर पर हरासा करना शुरू किया। वहाँ और लोग भी मौजूद थे और इन ट्रेनों में कैमरे लगे होते हैं जो कि मॉनिटर हो रहे होते हैं। उसकी मॉनिटरिंग का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि एक तरफ जूनियर जो है वो उस खातून को, ये जूनियर साहब हैं, हरासा कर रहे थे। वो 50 मिनट तक खातून को हरासा करता रहा क्योंकि ट्रेन का बड़ा लंबा लंबा सफ़र होता है। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि ये सफ़र इनका 50 मिनट तक तो चलता रहा ट्रेन का। इस दौरान ट्रेन पर मौजूद जो मर्द मुसाफिर है उसे रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन वो बाज ना आया। सफ़र के इख्तिताम पर वो रेडिंग के स्टेशन पर उतर गया और इस वाक़े की इत्ला मिलते ही पुलिस तेज़ी से हरकत में आई और उसने चंद मिनट में ही मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। ये वो ट्रेन से उतर है और चंद ही मिनट में उसने मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। अब बरतानवी पुलिस और पाकिस्तानी पुलिस के दरमियान का फ़र्क ज़रा आप मुलाहिज़ा करें। यहाँ ऐसे वाक़यात की FIR दर्ज करने के लिए ही अमूमन या तो देना पड़ता है या कुछ दिन लग जाते हैं। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाती कि हमारे यहाँ क्या करना पड़ता है। आप सिर्फ ये देखें कि वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे उन्होंने पकड़ा। अच्छा, इसके बाद भी पुलिस ऐसे केसेस पर तवज्जो नहीं देती हमारे यहाँ। और बरतानवी पुलिस की जिसको हम कहेंगे कि फुर्ती देखें कि चंद मिनट में मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। ये होती है पुलिस और ये होता है सेफ सिटी। ऐसा होना चाहिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स। हमारे यहाँ तो कैमरे ही बंद होते हैं, वारदात हो जाए, लोग मर खप जाएं, कैमरे ही बंद हो गए, भाई चल ही नहीं रहा था, बैटरियाँ ख़त्म हो गई, मेंटेनेंस ही नहीं हुई थी, ख़राब हुआ है कैमरा, भाई मॉनिटरिंग पे कोई बैठा नहीं था, उसने देखा नहीं कि क्या हुआ, वो उस वक्त रोक नहीं सका जब वो वाक़या पेश आ रहा था। ये होता है इंसाफ और पहला कदम इंसाफ की तरफ। अच्छा, ऐसी खबरें सुनकर इंसान के दिल से एक तवील सा लफ्ज़ निकलता है और वो होता है काश। बस उस काश तक रह जाते हैं हम और ये जो है सिलसिला वहीं पे रुक जाता है और इस शख्स को फिर सज़ा भी हो गई। तो ये भी नहीं हुआ कि सबूत लाओ और फलाना लाओ और ढिमकाना लाओ और ख़ातून को लाओ और उसको लाओ, इसको लाओ और तारीख़ पे तारीख़ और तारीख़ पे तारीख़ और तारीख़ पे तारीख़। कभी कभार जो फिल्में बनती हैं वो बड़ी सही बनती हैं और फिल्मों के डायलॉग भी बड़े सही होते हैं। तारीख़ पे तारीख़ ही हमारा भी मामला है और उनका भी मामला है जिनकी फ़िल्म का ये बड़ा ही मशहूर डायलॉग है। ये शख्स हैं, इनको भाई हो गई है सज़ा सिर्फ 50 मिनट तक एक औरत को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छेड़ने पर। बाकी आप अल्लाह से सजदे में दुआ करें। और अब हम वापस आते हैं अपनी तरफ और अपनी हकीकतों का भी कुछ जायज़ा लेते हैं। और हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमतें हैं, डीज़ल की कीमतें, उनमें तकरीबन पिछले एक आधे दिन में 20-20 रुपए का इजाफा हुआ। अब उसके बाद हमने सोचा कि ज़रा हम आवाम से पूछें, उनसे भी बात करें। हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे कि भाई क्या सूरत हाल है, क्या होगा आगे, ये वो। लेकिन ज़रा आवाम से जानते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है, उनको अपना मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है और वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने सोचा कि उनको भी ज़रा माइक दिया जाए ताकि उनकी भी आवाज़ हम सुन सकें। कराची और लाहौर से हमने एक वॉक्स पॉप्स कंडक्ट कराया और लोगों की राय जानने की कोशिश की। आपको वो दिखाते हैं।
भाई बात यह है, हमने तो ये सुना था कि तहज्जुद के टाइम में दुआ किया करो कबूल होगी, लेकिन हमारे अमाल ऐसे हो गए हैं कि तहज्जुद का टाइम जैसे ही आता है तो हमारी हुकूमत आधी रात के आखिरी पैर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वज़ीर ख़जाना और कहता है जी कि हम महंगा नहीं करना चाह रहे थे, मियाँ साहब की आंखों में आंसू आ गए और हमने पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये इजाफा कर दिया। रात पे सोते हैं, सुबह उठते हैं, एक नया माहौल होता है, एक नई प्राइस होती है। रोज़ की बुनियाद पर यही माहौल बनाया हुआ है, इसको हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बहुत मुश्किल होया हुआ तेल चलाना और या कि गाड़ी पे कहीं आना जाना जो ना गाड़ी निकालनी होती है, मजबूरी से निकालनी होती है, ऐसे आम रूटीन में गाड़ी नहीं निकाल सकते। गरीब का बेड़ा गर्क करने के लिए सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, लेकिन जब भला करना है तो कोई नज़र नहीं आ रहा। इस तरह ये पेट्रोल में जो है ना 273 पर अगर माड़ा बंदा कैसे गुजारा करेगा। उनको क्या फ़र्क पड़ना, फ़र्क तो हमें पड़ना है। जिन्होंने बढ़ाया है उनको क्या फ़र्क, उन्होंने उठना बाहर चले जाना है, महलों में रहना है, उन्हें क्या 20 रुपये का, उन्हें 50 रुपये भी पड़ जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो हम जैसों को पड़ेगा। 20 रुपये जो बढ़ाया ये तो बिल्कुल जुल्म है आवाम के साथ। जब ये कम करते हैं तो 1-2 रुपया करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो 20 रुपये 30 रुपये बढ़ाते हैं। ये वैसे ज़्यादती है, 20 रुपये बढ़ा दिया, ये कोई तरीका नहीं है। जी, ये आपने सुना और इनको आपने बड़ा फिल्टर करके निकाला है और बड़ा ही वो चीज़ सुनाई है आपको जो सुनाई जा सकती थी। बाकी के आप खुद बेहतर जज हैं कि वो लोगों में किस किस्म का जिसको कहते हैं जज्बात पाए जाते हैं या क्या लोग जो हैं वो इस हवाले से सोच रहे हैं। वेलकम बैक जी। आज हमारी जो पहली मेहमान है प्रोग्राम की वो बड़ी ख़ास खातून है जिनकी 12 बरस की उम्र में बीनाई छिन गई थी, लेकिन ये हादसा इनकी ज़िंदगी पर उस तरह से असरअंदाज हुआ नहीं जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों पर इस किस्म के हादसे असरअंदाज होते हैं कि वो हिम्मत छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। इन्होंने पूछा तो जाहिर है अपने से ये सवाल होगा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर इन्होंने वो बहुत कुछ करके दिखाया जिस पे कि आज हम भी मजबूर हो गए कि हम इनसे बात करें। और मजबूर क्या हो गए भाई, इनका एक अचीवमेंट है और वो हम चाहते थे कि आपसे शेयर करें। इनको गुज़िश्ता दिनों सदर पाकिस्तान ने भी एक अवार्ड से नवाजा है, यानी कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी इनको एक अवार्ड से नवाजा है। उस अवार्ड के हवाले से भी इनसे बात करेंगे कि वो अवार्ड इनको किन खिदमात की बिना पर दिया गया। इन्होंने जीने का एक ऐसा तरीका, ऐसा रास्ता मुंतखब किया जिस पर चल कर इन्होंने हज़ारों नाबीना अफराद को एतमाद की दौलत अता की और उन्हें दिल की रोशनी से इस दुनिया को देखने और इस दुनिया में रहने का तरीका और सलीका सिखाया। इसके अलावा ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लोगों की शख्सियत साजी पर भी बड़ा काम करती हैं और ये बेशुमार अवार्ड्स हासिल कर चुकी हैं। जैसे कि एक मैंने आपको बताया कि सदर पाकिस्तान से हाल ही में इनको रिसीव हुआ, वो ये पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस यानी कि PFFB से भी मुंसलिक हैं, जो बसारत से महरूम अफराद के लिए काम करने वाला इदारा है। और डोनेशंस पर बेसिकली ये इदारा चलता है, क्योंकि ये किसी भी शख्स से जिसकी भी ये मदद कर रहे हैं, जिसके साथ भी ये ऐसा मामला कर रहे हैं, उससे किसी किस्म की कोई पैसे चार्ज नहीं करते। हमारी मेहमान का नाम है राबेल पीरज़ादा, जो कि बीनाई तो खो चुकी हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भरपूर तरीके से ये जी रही हैं कि हमें भी अब इनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत पड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम राबेल। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राबेल? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? हम भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। आपको देख के और ज़्यादा ठीक हो गए हैं, वरना आपसे पहले तो जो मैं खबरें सुना रही थी लोगों को, उनसे मैं अच्छी खासी बस दिल बर्दाश्त सी हो गई थी, लेकिन आपके आने से ज़रा रोशनी आई है हमारे भी स्टूडियो में। थैंक यू। ये बताएं राबेल कि आप इतना कुछ करती हैं, पता नहीं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इदारों के साथ भी मुंसलिक हैं जो नाबीना अफराद के लिए काम करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में अभी तक आपने नहीं की और जो करनी है, पहले तो वो बताएं। मैंने जिंदगी में अभी तक सिर्फ जहाज नहीं उड़ाया। जहाज नहीं उड़ाया जी, जहाज नहीं उड़ाया। और जहाज उड़ाने का कुछ मामला बनाते हैं, राबेल का कुछ करते हैं जहाज उड़ा सके ये। लेकिन ये बताएं कि अभी रिसेंटली जो चीज़ हुई है उससे आगाज़ करते हैं। सदर पाकिस्तान से आपको एक अवार्ड जो है वो दिया गया। जी। वो अवार्ड किस हवाले से था और क्या खिदमात थी आपकी जिनकी बिना पर उन्होंने आपकी उसको रिकग्नाइज़ किया? जैसे कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस जो है पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ऑल ओवर द कंट्री काम कर रहा है। अच्छा। यानी कि कोई बच्चा किसी भी जगह पे है, चाहे इंडिया के बॉर्डर पे भी है, तो हमारा ये काम है उसके घर पे जाके उसको एजुकेशन दे और फ्री एजुकेशन दे। एजुकेशन भी देना, स्किल्स भी देना, उसको कुकिंग भी सिखाना, और इवन जब बच्चे की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम उसको मेन स्ट्रीम में उसको इंटर्नशिप करने का मौका देते हैं, पंजाब कॉलेज में, फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनी में। और हर इंटर्नशिप पे PFFB 75,000 खुद देता है उस इदारे को कि आपने इस बच्चे को हर महीने से मतलब ये 25,000 देने, और अगर 3 महीने के बाद ये अपने आप को मनवा जाता है तो आप इसको मेन स्ट्रीम में जॉब दे। और बहुत सारे बच्चों के हम कारोबार भी करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम पूरे पाकिस्तान में 50,000 से ज़ायद जो है नाबीना अफराद को सर्विसेज दे चुके हैं।
तो इसी बेस पे जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उन्होंने मुझे सक्सेसफुल लेडी ऑफ पाकिस्तान का भी अवार्ड दिया और साथ ही साथ जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया खिदमत खल्क का। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बल्कि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लोगों ने ली हुई है, एंड आई विश कि आप जो है आगे भी इस तरह से काम करते रहें। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। अब जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस किस्म के हादसात से गुजरते हैं और फिर उनको ये समझ नहीं आता, उनके अंदर वो विल भी होती है कि भाई लेट्स फाइट इट बैक, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि या तो वो शुरू कहाँ से करें, या वो जो होता है ना किसी की उंगली पकड़ के चलना, वो वाला सिलसिला उनके साथ नहीं होता। तो ये तो जो आप काम कर रही हैं इस पर भी हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ये पहले आपकी तरफ ज़रा आते हैं कि जो ब्लाइंडनेस है आपकी, वो पार्शल है या कंप्लीट है? नहीं, मेरी कंप्लीट है। अच्छा। मतलब मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही ब्लाइंड हुई थी। यानी कि एक होता है ना, कुछ लोग बीमारी से ब्लाइंड होते हैं आहिस्ता 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 कुछ, लेकिन मैं तो बस ऐसे हिट हुई और ऐसे आंखों में अंधेरा आ गया। और वो क्या था एक्सीडेंट? वो सिंपल यही था कि मैं 12 साल की उम्र में अपनी सिस्टर के साथ गई उनके कॉलेज, तो मैं अपनी कोलीग के साथ विजिट कर रही थी, तो वहाँ जैसे धूप पड़ रही थी ना, वो वाइट कलर के पिलर आ रहे थे कॉरिडोर में, तो इसी तरह से वो वाइट कलर का पिलर था, उसके बाद सूरज की रोशनी बहुत तेज़ थी और मैं दूर से कह रही हूँ कि ये मतलब उसको कह रही हूँ कि देखना कहीं आपके सर पे हिट ना हो जाए। वो मेरी जगह पे आई, मैं उसकी जगह पे, और मैं इतने जोर से उसमें हिट हुई ना कि मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे ऐसे निशान पड़ गए और उसी टाइम सडन जो है मुझे अंधेरा अंधेरा सा फील होने लग गया। उसके बाद मुझे बुखार हो गया। तो पहले तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि सीटी स्कैन जो होते हैं हम करें, तो वो 3 दिन तक तो वैसे सीटी स्कैन ठीक नहीं आएगा, तो हम हफ्ते बाद करेंगे। तो बस जब तक चीज़ें हुई, फिर बुखार के बाद जब आराम आया, तो बस हम अनारकली की तरह दीवारों में चुनवा दिए गए। फिर नहीं, दीवारों में तो नहीं चुनवाए गए, बस ये है कि बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना नजर ना आने वाला, अचानक ही ये होने वाली चीज थी। लेकिन उसमें ये होता है कि जब आपको बिल्कुल नजर आना बंद हो जाता है ना, तो मतलब उसमें ऐसा होता है कि आपको सिर्फ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, और आवाज़ें भी मतलब लाइक ये कि हाय बेचारी मखदूम की बेटी अंधी हो गई, पीरों के बच्चों के साथ क्या हो गया, लाइक इस तरह की चीज़ें। लेकिन उसमें भी आपके पास एक रोशनी की किरण होती है, वो है अल्लाह की ज़ात में, और अल्लाह ताला की जो ज़ात होती है ना, वो आपके दिल में इस हद तक रोशनी भर देती है कि पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, और ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। और ज़िंदगी गुजारने के लिए आप और ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगियाँ खूबसूरत बना रही हैं। अब आपके आते हैं काम पे कि जिस तरह से आपने कहा ना कि ब्लाइंड बच्चों को या जो लोग तालीम से महरूम हैं उनको तालीम देते हैं, तो वो तालीम किस तरह से दी जाती है उनको, और उसका क्या प्रोसेस होता है? अगर कोई लोग आप लोगों से इदारे से कनेक्ट होना चाहें तो वो क्या कर सकते हैं, ये सारा ज़रा एक्सप्लेन करें। अच्छा, इन शॉर्ट इसमें ये है कि हम लोगों का जो सबसे पहले जो काम था वो हम करते थे, रिसर्च करते थे, ब्लड सैंपल लेके आउट ऑफ कंट्री भेजते थे कि पता चले कि लोग ब्लाइंड होते क्यों हैं। एक वजह है ना कि भाई क्यों ब्लाइंड होते हैं। फिर उस रिसर्च से हमें पता चला कि ये एक खानदानी बीमारी है जिसको हम कहते हैं रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। जैसे हम बहुत सारी मतलब डिसीजेज लेते हैं अपने खानदान से, हार्ट हो गया और मतलब हार्ट पेशेंट हो गए, शुगर, ब्लड प्रेशर, तो ये भी वही वजूहात थी। तो उसकी वजह से अब ये आरपी इतनी खतरनाक बीमारी है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये आज तक पूरी दुनिया में ला इलाज है। हर साल इससे 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं और कभी तक ठीक नहीं होते। तो एक वो लोग हमारे पास आए, दूसरे मेरे जैसे जो बाद में एक्सीडेंटल ब्लाइंड हो गए। तो अब क्या किया जाए इनका, मतलब कुछ करना चाहिए ना। तो उसी वक्त पे इस इदारे ने ये सोचा कि जो बच्चा बाय बर्थ ब्लाइंड है वो ब्रेल के थ्रू यानी कि डॉटेड के थ्रू पढ़ सकता है, लेकिन जो बाद में ब्लाइंड हुआ वो तो नहीं पढ़ सकता ना। उसके लिए फिर ये चीज़ किया गया कि ऑडियो कैसेट्स में जहाँ गाने रिकॉर्ड होते थे वहीं पे हमने बुक्स रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, और हमने उन बुक्स को इस तरह से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि पूरी बुक्स जो हैं हमारे रेडियो पाकिस्तान से, टीवी चैनल से कंपेयर, और ये सब आके हमें रिकॉर्ड करके देते थे। अच्छा। और इस तरह से करते अब हम सीडीज़ पे हैं, MP3 पे हैं, इवन अब मोबाइल के ऊपर हमारे एंड्रॉयड सेट पे हमारे PFAB का पोर्टल भी मौजूद है कि अब कोई भी बच्चा एंड्रॉयड सेट पे जो है वो पोर्टल को क्लिक करेगा तो वो सीधा PFAB की हर तरह के कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। फिर इसके बाद हम आते हैं CSS पे, CSS, PhD, MPhil, और ये तमाम चीज़ों के लिए ज़ाहिर बच्चों ने हायर एजुकेशन लेनी थी, तो हमने फिर इनको टेक्नोलॉजी में आगे लेके आए और हमने अपनी बुक्स को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया कि वो उनको ईजिली कंप्यूटर पे पढ़ लें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक पूरे पाकिस्तान में 20 से ज़ायद जो है IT लैब स्टैब्लिश करके दे चुके हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और जस्ट उनको हम दे के उनको ये गिफ्ट कर देते हैं कि आप आगे बच्चों को तालीम जारी करवाएं।
और हम बच्चों के जो है कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, फिर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करवाते हैं, कुकिंग कोर्सेज करवाते हैं, इनको कारोबार करना सिखाते हैं, पेंटिंग करना सिखाते हैं, नौकरी इनको दिलवाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ये हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, क्योंकि हमारे नज़दीक डिसेबिलिटी जो है ना वो जिस्म में मूव नहीं करती, वो आपके दिमाग में मूव करती है। अब उसको निकाल के बाहर फेंक दें, ज़िंदगी तो बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल। और अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ लोग तो वो होते होंगे जो चाहते होंगे कि भाई एक्सीडेंट के बाद या जो आपने कंडीशन का बताया उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ें और तालीम हासिल करें, नौकरी हासिल करें। कुछ तो अपनी मोटिवेशन से आते हैं, कुछ वो होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनमें कोई उस किस्म की इनकरेजमेंट बाकी नहीं रहती है, वो ज़िंदगी की तरफ बेसिकली बस मायूस हो जाते हैं। तो और उनके पेरेंट्स शायद चाहते हों कि वो आगे बढ़ें, लेकिन उनमें अपनी अंदर विल पावर की कमी हो जाती है। उन बच्चों को फिर आप लोग किस तरह से मोटिवेट करते हैं? देखिए, हमारे अंदर देखिए, मेरे तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे लाइव पूछी हूँ, आपको कितनी दफ़ा ऐसा होता है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं ना, बहुत सी तकलीफ भी आती है, तो मतलब क्या होता है, तो क्या कोई आपकी हेल्प के लिए आता है? नहीं आता है ना। लेकिन जब बिजली चैलेंज, खुद ही अपनी हेल्प करते हैं, आप खुद ही हेल्प करते हैं, तो बिजली चैलेंज को हम ये कहते हैं कि देखिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, चाहे हमदर्दी के तहत सही, लोग आते तो हैं ना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें सिंपैथेटिक नहीं होना चाहिए। हमें जो मेरे नज़दीक जो ब्लाइंड्स होते हैं वो होते हैं जो खिड़कियों के आगे पड़े होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब रोशनी को छुपा देते हैं। आप अपने दिमाग से ये ब्लाइंड्स हटा दें ना, तो ज़िंदगी में जो उम्मीद की जो रोशनी है वो छन करके अंदर आ जाएगी, और जब वो आ जाएगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बाकी ज़िंदगी में कुछ भी बचेगा। तो बस इसी तरह से उनको छोटे छोटे टैक्टिक्स करवाते हैं, जब उनको कुछ करने को छोटे छोटे स्टेप्स दिलवाते हैं, और जब वो करते हैं तो वो खुश होते हैं, उनको लगता है यस दे कैन डू। क्या बात है, बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे राबेल, आपने इतना वक्त निकाला और इतनी अच्छी आपने गुफ्तगू की। आखिर में जाते जाते ये बता दें कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, जो लोग आपके इदारे से मुंसलिक होना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, तो वो किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं? डोनेशंस के लिए भी बताइएगा, और सर्विसेज कोई देना चाहे, कोई मदद करना चाहे, कोई चीज़ डोनेट करना चाहे, कोई इदारा, कोई ऑफिस, कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी, तो ये क्या कैसे होगा ये? वेल, उसके लिए तो सिंपल, आप हमारे वेबसाइट भी देख सकते हैं, दैट इज़ पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, और हमारा ऑफिस नंबर है दैट इज़ 05122537775। हमारे फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स हैं, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायनेस साबिर पेज़ादा। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप आएँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सदका जारी होती है, आपके मरने के बाद भी आपके काम आती हैं, जैसे कि पानी पिला देना, शजरकारी करना और किसी की तालीम में मदद करना। तो अपनी भी ज़िंदगी खूबसूरत बनाइए और आपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी खूबसूरत बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। ज़िंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट लें। दैट इज ट्रू लाइफ। बिल्कुल। और नाजरीन, आपने देखा कि राबेल जो है वो एंकर भी बन सकती हैं, तो राबेल आप में वो पोटेंशियल भी अच्छा खासा मौजूद है, ये मैंने तो आपको बता दिया है और दुनिया भी आपको बता देगी, सोशल मीडिया पे ये आ जाएंगे कमेंट्स, तो आप उस तरफ भी ज़रा सोचिएगा कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोग्राम तो हम फिर उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया राबेल, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में थोड़ा सा, और एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ है। पाकिस्तान की बहरी अफवाज समंदरों की कुदरती सरहद के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, और वो अपना ये फ़रीज़ा मुकम्मल तौर पर सरअंजाम दे रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सरअंजाम दे रही हैं। पाक बहरिया वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ख़ुद को ढाल चुकी है और ढालती चली जाती है, जिद्दत ला रही है अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने जो कहते हैं कि बहरी जो बेड़ा होता है उसमें भी मज़ीद एडवांसमेंट्स लेकर आती है। और हाल ही में हुआ यह है कि पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी इश्तराक से तैयार होने वाला जदीद जंगी बहरी जहाज़ PNS तारिक पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गया, और ये जहाज़ दिफाई और जारहाना दोनों किस्म के हथियारों से लेस है। और PNS तारिक की लॉन्चिंग तुर्क नायब सदर जिसको हम तुर्क नायब सदर सियुदत लियलमाज, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने की है। और इस जहाज़ की शमूलियत से पाकिस्तान बहरिया की जंगी सलाहियतों में बहुत इजाफा होगा। अब ये किस तरह से होगा, इस जहाज़ की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, खुसूसियात क्या हैं। और वैसे भी हम चाहते थे कि जब हमने ये खबर सुनी तो हमारे जहन में आया कि हम जानें कि पाक बहरिया के लिए कितनी अहमियत है इन जहाज़ों की, और इसके अलावा भी कौन से ऐसे जहाज़ हैं जो कि पाकिस्तान बहरिया की ताकत हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद उबैदुल्ला साहब मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा बात करना चाहेंगे, हम सबसे पहले आगाज़ करना चाहेंगे PNS तारिक से। क्या बता सकते हैं सर आप इसकी कैपेबिलिटीज़ और सलाहियतों के हवाले से हमें? बहुत शुक्रिया। और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है
एक संग मील है, ने मजमूई तौर से पूरा किया है। ये 4 जहाज़ों पे मुश्तमिल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तुर्की के साथ, और ये 6 सितंबर 2018 में कॉन्ट्रैक्ट ने खुद इन्हिसारी पर अमल करते हुए पाकिस्तान के एक कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क पाकिस्तान का कौमी इदारा है, उसमें ये 4था जहाज पाकिस्तान बहरिया के लिए जो है वो लॉन्च हो गया। इस तरह के 2 जहाज इस्तांबुल में लॉन्च हुए पाकिस्तान बहरिया के लिए, और 2 यहाँ पर कराची शिपयार्ड में। तो एक बेहतरीन मुसम्मम और इंजीनियरिंग का बेहतरीन इदारा है और पाकिस्तान की खिदमत में शबो रोज उस काम के लिए गामजन है। सारी का अमल है जो 1965 में हुआ था, जब पाक बहरिया या पाक आर्मी या पाक एयरफोर्स में आज़ादी थी। उस वक्त ये आगाही ज्यादा बढ़ी कि हमें खुद अपना काम करना चाहिए और डिफेंस इक्विपमेंट चाहे वो आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, वो खुद बनाने चाहिए और इन सलाहियतों को अपने हाथ में रखना चाहिए। ये दुनिया के बेहतरीन मुल्क हैं और इसकी पाक बहरिया में शमूलियत से पाकिस्तान के ना सिर्फ दिफाई अपने बहरे हिंद के इलाके में जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है जिसे कहते हैं मैरीटाइम एनवायरनमेंट को महफूज रखना, जो पाक बहरिया पूरी दुनिया के साथ मिलकर भी कर रही है, उसमें इनकी शमूलियत से बड़ा अच्छी उसमें मदद मिलेगी ताकि किसी किस्म की रुकावट या स्मगलिंग ऑफ आर्म्स या स्मगलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को रोका जा सके, जिसके लिए बहुत अच्छी कार्रवाई समंदर पे मुसलसल जारी है। तो इन जहाज़ों की वजह से एक न सिर्फ फिजिकली, इसके साथ साथ सोच बदल गई है। इस वक्त पाकिस्तान नेवी का जो फ्लीट है, सरफेस फ्लीट, वो अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% ब्रांड न्यू है और उस पर आते हुए, उस टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए हमने आगे बढ़ना। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने चाइना के साथ भी कोलैबोरेशंस की हैं और तुर्किया के साथ भी हमारी कोलैबोरेशंस चल रही हैं। चाइना के साथ और तुर्की के साथ हमने एक और चीज़ में भी कदम रखा है और वो है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री पाकिस्तान में कहाँ खड़ी थी इस इश्तराक से पहले और अब ये कहाँ जाने का पोटेंशियल रखती है, ये ज़रा बताइए। बहुत ही उम्दा सवाल है। मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका और मैं बताऊँगा कि देखिए 1965 की जब जंग हुई थी पाक भारत की, उस वक्त हम लोगों के पास यानी पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पास ज़्यादातर वेपन, इक्विपमेंट, शिप, एयरक्राफ्ट, सबमरीन जो भी था वो तकरीबन सारा वेस्टर्न था ओरिजिन का, मेनली यूके एंड यूएसए। लेकिन 1965 की वॉर के फौरन बाद अमेरिका ने और वेस्ट ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दी, तो ये बहुत अच्छा तासुर था पूरी कौम का कि हमें इंडिजिनाइजेशन, खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसी हदफ को लेके अगले 30 साल तक मुख्तलिफ लेवल्स पे तीनों सर्विसेज में इंडिजिनाइजेशन यानी खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ने का रिजल्ट में अल खालिद टैंक बने आर्मी में, फिर F-17 थंडर बने, फिर नेवी में बहुत सारे जहाज बने, और अब मैं अपना फोकस जहाज पे ले आता हूँ पानी के, जो कि जिनमें से कल एक जहाज बना है, और उसके बाद जो आपके सवाल में सबमरीन का है वो भी कवर करूंगा जो चाइना के साथ है जी। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये इसको बेल्जियम शिप कहते हैं, बेल्जियम टाइप शिप। अच्छा। ये 6 सितंबर 2018 को पाकिस्तान ने तुर्की अपने ब्रदर मुल्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और इनके इसमें 4 जहाज का बनना शामिल था। 2 इस्तांबुल में बनने थे और 2 पाकिस्तान में बनने थे और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होना था। ये चारों जहाज लॉन्च हो चुके हैं और अपने कंप्लीशन के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, 2 इस्तांबुल में और 2 पाकिस्तान में। उनमें से पहला जहाज इंशाल्लाह इसी साल मुकम्मल होके यहाँ पहुंच जाएगा और ये जहाज जो कल लॉन्च हुआ है इसमें भी वेपन, सेंसर, मिसाइल लग जाएंगे। ये इंतहाई बड़ा कदम है, सिर्फ जहाज़ों की एडिशन नहीं, ये जो सोच है कि हम अपनी खुद निसारी पे चलें और किसी दूसरे पर जो है बहुत ज़्यादा रिलाय ना करें। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं ये बड़े खुशी के साथ आपको और कौम को बताना चाहता हूँ
कि वो नेवी जो आज से 30 साल पहले प्रीडोमिनेंटली जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड थी, अब जो है वो वेस्टर्न ओरिएंटेड नहीं है और दूसरे मुल्कों के इश्तराक के साथ, जिसमें मेन चीज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सरफेस शिप यानी जहाज जो हैं 70 से 75% जहाज 0 मीटर ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट, दुनिया के किसी भी जहाज से जो मोस्ट मॉडर्न हो उसके मुकाबले टक्कर पे या उससे भी आगे हैं। क्या बात ये जो 4 जहाज बने हैं इनमें हर तरह के मिसाइल लगे हुए हैं, यानी हवाई जहाज को मारने का, सबमरीन को मारने का, या इवन दुश्मन के जमीनी हदफ को मारने का। आपको द्वारका याद होगा कि हमारे जहाज 1965 में गए और उन्होंने अपनी गन से द्वारका तबाह किया। अब इन जहाजों में वो मिसाइल लगे हुए हैं जो हमारे जहाज वहां तक जा सकते हैं और उनके लैंड पे जो टारगेट और बिल्डिंग और मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको भी तबाह कर सकते हैं। और इस खुद निसारी का सफर जो है वो 1956 के कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क से शुरू हुआ और वो PIDC पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनी थी, जिसके तहत ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंजीनियरिंग सेटअप है। तो इसमें हमने चाइना की मदद से अभी तक फ्रिगेट भी बनाए हैं, मिसाइल बोटें भी बनाई हैं, गन्स भी बनाए हैं और इस वक्त चाइना की कोऑपरेशन और ज्वाइंट वेंचर से 8 सबमरीनें बन रही हैं। वो भी मुख्तलिफ मराहिल में है कंप्लीशन के। 4 पाकिस्तान में बनेंगी और 4 चाइना में बनेंगी, जिनमें से पहली सबमरीन इंशाअल्लाह अगले साल के शुरू में ही आ जाएगी। तो यूं हमारी खुद निसारी इतनी बढ़ रही है कि हम सारी के सारी चीजें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ बना रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये इन जहाज़ों के और ख़ास तौर से जो कल PNS तारिक लॉन्च हुआ है, उसके लॉन्च होने से हमारी दिफाई बल के आगे बढ़ के दुश्मन पर अटैक करने की काबिलियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको पता ही है कि हमारी तिजारत का 90% से ऊपर समंदर से आता है। तो अपने समंदरों को महफूज रखने के लिए अपने उन मर्चेंट शिप्स को जो हमारे लिए ऑयल, तेल, गैस, सामान ला रहे हैं, उनको महफूज तरीके से घर पहुंचाने के लिए ये जहाज अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। जो इंजीनियरिंग हमारी जो है, जो हमारा एक शिपयार्ड है, उसने बहुत ज़बरदस्त तरक्की किया है। पिछले 10 साल से वो प्रॉफिट में है और इस वक्त तकरीबन 100% कैपेसिटी पे माशाल्लाह शिप भी बना रहा है, सबमरीनें भी बना रहा है, मिसाइल बोटें भी बना रहा है, फ्रिगेट भी बना रहा है। बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन सर, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा आपके साथ हमारा। और इंशाल्लाह आगे भी पाक नेवी के जहाज़ों के हवाले से बात करते रहेंगे और कोशिश हमारी ये है कि हम जाके उन जहाज़ों का विज़िट भी करें और देखें और आपको भी, नाजरीन को भी दिखाएं कि कैसा है पाक बहरिया के किसी भी जहाज़ से देखने का मंज़र और उस जहाज़ का मंज़र, और फिर ज़ाहिर है उसकी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ पे तो किसी को शक नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कोमोडोर साहब, आपने वक्त निकाला के लिए। नाजरीन, अब आपको लेकर चलते हैं ज़रा हम अवैस की तरफ। और अवैस एज़ यू ऑल नो कि कोलंबो में मौजूद हैं, श्रीलंका में, और वो अब वहाँ पर आज का उनका क्या सिलसिला है, कैसा दिन उनका गुजरा, क्या उन्होंने किया, इस सारी सूरत हाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अवैस का आपको ज़रा विज़िट दिखाते हैं। ये है जी गॉल ग्रीन फेस। गॉल रोड पर ये बीच है और एक ऐसा एरिया इन्होंने बनाया जैसे वो कराची वाले सी व्यू पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर उन्हें इस तरह से बीच भी मिल जाता है, एक वॉक वे भी मिल जाता है, कुछ ठेले वाले खड़े हुए होते हैं, वहाँ पर आप आते हैं, फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही माहौल है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा उससे ज़रा बेहतर बना दिया है क्योंकि ये जगह ज़रा अच्छी बनी हुई है। फिर पीछे जो ये मॉल्स वगैरह हैं सारे और जो बिल्डिंग्स हैं उनकी एक अच्छी एम्बियंस ज़रा अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा, फिर फॉरेनर्स यहाँ पर ज़ाहिर है कोलंबो में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं तो वो आपको नज़र आएंगे। अब देखें ये पीछे से आ रहे हैं, अब ये चाइनीज़ है जापानीज़ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये आ रहे हैं और घूम फिर रहे हैं। लोकल्स भी बहुत सारे आते हैं। ये समुंदर वाला एरिया है, यहाँ पर आपको समुंदर का शोर भी सुनाई देगा और लोग भी नज़र आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखें नीचे
नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं भाई, खड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जो ज़रा पानी में जाते हुए ज़रा कतरा रहे होते हैं, तो पहुँच तो गए होते हैं लेकिन सिर्फ पाँव इन्होंने गीला करना होता है। तो ये वो कैटेगरी है, उस तरफ वो है जो बिल्कुल नहा रहे हैं, और इस तरफ जो आपको सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब मैं अंदर गया नहीं हूँ, सोचता हूँ इस बारे में क्या करना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर ये गॉल जो ग्रीन एरिया है उसके ऊपर वॉक करते हुए आपको मिलेंगे बहुत सारे ठेले, और इन ठेलों में आपको मिलेंगे मछलियाँ, क्रैब्स, प्रॉन्स, और ये अपने ख़ास तरीके से पकाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या सूरत हाल है, तो लेकिन बहरहाल ये प्रोसेस इनका देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कुछ खा के टेस्ट भी कर लें, ट्राई भी कर लें, ताकि जब आप किसी जगह पर आते हैं तो उस जगह की कोई ऑथेंटिक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ट्राई भी कर लेनी चाहिए। तो कीमत भी पूछ लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं ट्राई करने की। सो कैन यू टेल मी द प्राइस प्लीज? प्राइस प्लीज, प्राइस। यस, This side, this side, go. this side? Yeah. Okay, this side. This prawns how much? 100. Small prawns? ये है जी, छोटे से प्रॉन्स के साथ ये बनाया हुआ है, ये 100 का है। ओके, एंड द बिग प्रॉन? 300. कैन यू शो मी? ये कह रहा है जी बड़ा प्रॉन है, ये 300 रुपये का है, ये 2 प्रॉन, यानी 150 रुपये का 1 प्रॉन। ओके, एंड क्रैब? 150 रुपीज़ का क्रैब है। तो क्या ट्राई किया जाए, ये मैं सोच रहा हूँ। खैर, दोनों चीज़ें ट्राई कर लें। अच्छा, अब ये क्रैब तो आ गया है मेरे पास बन के, और ये आप देखें इसके ऊपर चटनी वटनी प्याज डाल दिया है, इसके ऊपर लेमन डाल दिया है, सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया है। अब ये टेस्ट में कैसा होता है ये तो बिस्मिल्लाह करके खाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई ये कैसा है और क्या है, और अल्लाह बचाए। थोड़ी सी टेक्निक मैंने किसी बंदे से पूछ ली है कि किस तरह खाया जाता है, तो ट्राई करते हैं भाई। आ जाए, इधर आए ज़रा, इसको पहले मैं रखता हूँ, इसको तोड़ने का ज़रा तरीका पहले बता देता हूँ। आ जाए, ये क्रैब उठा के इसको ऐसे आपने, गरम है भाई, ये तोड़ दिया जी हमने, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो ये सामान है ना, ये खाया जाता है, ये असल चीज़ है जो इसके अंदर खाने वाली चीज़। बहुत टेस्टी, मज़े का है वाकई। जिसका हार्ड शेल होता है वो तो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन जो ज़ाहिर है ऑब्वियसली लोग जो खाने वाले यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़े मज़े से लगे हुए खा रहे हैं, जैसे कोई बड़ी मज़ेदार कोई यहाँ की ख़ास डिश है ये। लेकिन जो असल में इसका जो अंदर जो इसका गोश्त है वो है मज़ेदार चीज़। गुड। अच्छा, अब जो इसकी ये डंडियाँ हैं इनका भी कार्रवाई देख लेते हैं। डंडी निकाली यहाँ से, इसकी दुम निकाल दी, थोड़ा सा रह गया था इसके अंदर, वो काट दिया मैंने। 250 रुपये के ये 2 प्रॉन्स हैं, 20 रुपये लगे हुए रह गए थे इस पर। और ये आ गया इसका असल जो मामला है, ये इसका जो सर है, जो ये सारी चीज़ें ये हमने निकाल दी। ये इसके जो रिंग्स है ये भी निकाल दी, नीचे से भी इसकी दुम वुम बिल्कुल साफ़ कर दें ताकि कोई परेशानी रहे ही ना। वेन्स वगैरह जो होती हैं वो सारी निकाल देनी चाहिए। अब इसको खाएं, ये लाजवाब। वेरी गुड, बताया। प्रॉन भी हो गया, अब ये इसकी रोटी भी ट्राई कर ही लेते हैं। प्रॉन और क्रैब के चक्कर में रोटी रह गई।
अब ज़रा कुछ मॉल्स देख लेते हैं यहाँ पर कि श्रीलंका में मॉल्स कैसे हैं। और ये है वन गॉल फेस मॉल, सबसे बड़ा मॉल है यहाँ का, बड़ा ही फेमस मॉल है। तो इसके अंदर जाकर देखते हैं कि शॉपिंग वगैरह के लिए क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं और क्या क्या शॉप्स हैं। श्रीलंका की एक और ख़ास बात है उसके जेम्स, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक आइलैंड है, तो यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है उससे जेम्स निकाले जाते हैं और ये जेम्स यहाँ की वजह शोहरत है। रत्नाद्वीपा भी कहा जाता है इस जगह को, श्रीलंका को, जिसका मतलब है जेम आइलैंड। और यहाँ पर बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जेम्स की जो कि आपको मिलती हैं। तो जो लोग श्रीलंका आते हैं वो जेम्स के हवाले से शॉपिंग ज़रूर करते हैं। अच्छा, अब श्रीलंका की जो ख़ास चीज़ है जेम्स के हवाले से वो ये है कि ये जैसे श्रीलंका का नक्शा है, अब इस नक्शे में आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं वो मिलते हैं आपको बाहर वाले एरियाज़ पर, यानी कि जो साहिली एरियाज़ हैं वहाँ पर मिलते हैं आपको सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे टोपाज वगैरह। और जो सैफायर्स हैं यानी कि जो ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स हैं वो आपको मिलते हैं श्रीलंका के जो सेंट्रल एरियाज़ हैं वहाँ पर। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं कि जहाँ पर आप जाकर ये जेम स्टोन्स देख सकते हैं और इनके बारे में मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। कई किस्में हैं जेम स्टोन्स की जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और आप अगर यहाँ पर आके देखें तो इनकी कटिंग और इनकी कार्विंग बड़ी खूबसूरत हुई भी होती है। और हर जेम स्टोन के साथ उसका जो प्रेशियस जेम स्टोन्स होते हैं उसका एक ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि उसमें ये पता लग जाए कि ये जो जेम स्टोन है ये ओरिजिनल है और ये मेडअप नहीं है। तो ये इंडस्ट्री यहाँ की जो है वो बहुत ज़्यादा फलती फूलती है। अच्छा, फिर ये इसके अंदर एक और चीज़ भी बताई गई है, कौन कौन से महीनों के लिए कौन कौन से जेम स्टोन्स होते हैं। अब यार हमारे तो बिलीव में ये चीज़ नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। जुलाई के लिए जैसे रूबी दिया हुआ है, अगस्त में पेरिडॉट है। तो अलग अलग जेम स्टोन्स हैं जो कि अलग अलग मंथ में इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका कुछ उससे निस्बत बताई जाती है। बहुत सारे जेम्स आपको शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पर। अक्सर बड़े मॉल्स के अंदर, शॉपिंग सेंटर्स में या सड़कों पर जेम्स की और ज्वेलर्स की शॉप्स हैं। आप जा सकते हैं यहाँ पर और जेम्स ले सकते हैं। So how many types of gems are found in Sri Lanka? In Sri Lanka we find in 54 varieties of 54 varieties. Yeah. So most famous is blue sapphire. And it is the most precious? Most precious one, yeah. Okay. How many types of sapphires? Sapphires have like 6 colors. Okay. So can you show me some famous we have gems? In one collection, one necklace in the sapphire. You can see every colors are on there. Green sapphire and the yellow sapphire, orange sapphire and the pink sapphire and the blue sapphire and the red sapphire also on there. Okay, yeah, so yellow this is like sapphire all types of sapphires in one. Yes, necklace. One necklace, yeah. Okay, and this is made in silver or white gold? It's white gold. Yeah, white it's a gold. precious stone, and we are doing more than things are come in white gold. बड़ा ही ज़बरदस्त ये एक नेकलेस बनाया हुआ है और इसके अंदर सैफायर के तमाम कलर्स आपको नज़र आ जाएंगे। So how much does it cost? It's costly like come in $30,000. $30,000 का है ये, $30,000। $30,000 बंदा हाथ लगाने के भी पैसे होंगे। So do you have any cost to touch it? Yeah, you can touch it. Free? You can, yeah. I can touch it for free? Yes, free. $30,000 is expensive. Yeah, expensive. Okay, yeah. This is very beautiful, very beautiful. Okay, and what about this one? And this one also multicolor. This one have all natural, not heated one, all natural stones. Okay, so these are all natural sapphires. Yeah. Okay. Take and just cut and polish. Perfect. And how much is this for? And this one around comes. This is come $25,000. Around $25,000. Yes. भाई ये महंगी महंगी चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ देख ही सकता हूँ। $25,000 के पत्थर। ओके, क्या चीज़ अल्लाह ने बनाई है, ऐसे ऐसे खूबसूरत पत्थर, और लोग इनको खरीदते हैं और इतने महंगे महंगे दामों खरीदते हैं।
जी, तो भाई शॉपिंग चल रही थी और सैरो तफरी हो रही थी और महंगी चीज़ें ये हमें दिखा रहे थे और पता नहीं क्यों दिखा रहे थे इतनी महंगी चीज़ें भाई, लेकिन इंटरेस्टिंग मुल्क है श्रीलंका। और श्रीलंका के हवाले से कुछ चीज़ें जो अभी तक अवैस ने हमें नहीं बताई वो ये हैं कि वहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर कोकोनट, जब अवैस ने हमें नाश्ता दिखाया तो कोकोनट एक वहाँ की बड़ी ख़ास चीज़ है और ज़ाहिर है पानी जहाँ पर होता है वहाँ पर कोकोनट का भी सिलसिला देखने को मिलता है। तो कोकोनट बड़ा पसंद किया जाता है, कोकोनट मिल्क भी बड़ा इस्तेमाल होता है, कोकोनट ऑयल वहाँ पर बहुत प्रोड्यूस होता है और एक्सपोर्ट भी होता है दीगर दुनिया के शहरों में। चाय पत्ती जो हम पाकिस्तानी भी श्रीलंका से बड़ी हद तक इंपोर्ट करते रहे हैं। फिर इसके अलावा पत्ती के लिए तो कीनिया भी बड़ा मशहूर है। वैसे केनियन टी जो है वो भी बहुत पॉपुलर है। जो चाय के शौकीन है ऑफ कोर्स वही जानते हैं, जिसको चाय से कोई लेना देना नहीं उसको क्या पता कि कहाँ कहाँ पत्ती प्रोड्यूस होती है और कहाँ कहाँ की अच्छी होती है पत्ती। तो ये खैर सूरत हाल थी, मैंने सोचा आपको मैं इन दो चीज़ों का बताऊँ कि कोकोनट और पत्ती जो है टी वो बड़ी पॉपुलर है श्रीलंका की। एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं और वक्फे से जब वापस आएंगे तो फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ बात करते हैं तालीम की और तालीम के हवाले से हम सब जानते हैं कि मुल्कों की तरक्की तालीम पर मुनहसर होती है। हमेशा से हम ये चीज़ जानते हैं कि मुल्कों की तरक्की जो है वो तालीम उनके लिए कितनी ज़रूरी है और उसमें स्कॉलरशिप्स का बड़ा अहम किरदार होता है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो हैं उनके हवाले से एक इनिशिएटिव जो है वो शुरू किया गया है। अखुवत फाउंडेशन और होम ब्रिज जो हैं वो हाथ मिला रहे हैं। अखुवत फाउंडेशन और होम ब्रिज की कोलैबोरेशन से 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स का एक प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन A लेवल प्रोग्राम होगा और वो बच्चों के लिए लाया जा रहा है और उससे जाहिर है बच्चों की तालीम में मदद होगी। और इसी कोलैबोरेशन के हवाले से हम आज बात करेंगे। अखुवत फाउंडेशन और होम ब्रिज दोनों का जो इश्तराक है उस इश्तराक से ये बच्चों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने की एक और खूबसूरत है और ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी फराहम करेगी बेसिकली उन टैलेंटेड बच्चों को जो किसी भी वजह से फ़ंड्स की किल्लत की वजह से माली मुश्किलात की वजह से अपनी तालीमी प्रोसेस में उनके खलल वाक़े हो गए। अच्छा, अब इस पर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और किस तरह से ये बच्चों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, किन बच्चों के लिए बेसिकली ये स्कॉलरशिप्स होंगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद लगारी साहब जो कि डायरेक्टर हैं होम ब्रिज के। और अखुवत और होम ब्रिज एक मरतबा फिर मैं बता दूं कि इन्होंने इश्तराक किया है बच्चों की ज़िंदगियाँ तब्दील करने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद लगारी साहब। जी वालेकुम सलाम शिफा। जी सज्जाद लगारी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो इस इश्तराक के हवाले से आप हमें बता सकें कि किस तरह से ये जो है सिलसिला शुरू हुआ, किसने सोचा कि ये आइडिया होना चाहिए और दोनों को मिलकर एक तरह से कोलैबोरेट करके इन ज़िंदगियों को संवारने का बेड़ा उठाना चाहिए। जी थैंक यू शिफा। जी कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल शिफा फॉर हैविंग मी। वेल ये जो इश्तराक है इसकी प्लानिंग काफ़ी अर्सा पहले स्टार्ट हो गई थी और जैसे कि आपको पता है कि होम ब्रिज बाय बीकन हाउस इस पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड लाइव ऑनलाइन A लेवल प्रोग्राम विद ऑन कैंपस एक्टिविटीज़ है। एंड अखुवत फाउंडेशन से भी सारे फेमिलियर हैं कि इट्स द लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट पूरी दुनिया में भी। और बहुत उनकी एफ़र्ट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं इन अपलिफ्टिंग फैमिलीज़, एजुकेशन में काफ़ी उनकी अचीवमेंट्स हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कई महीने पहले हमने आपस में डिस्कशंस की और जो एक महंगाई का एक तूफ़ान चल रहा है इस वक्त मुल्क में और उसके साथ साथ एक तालीम की एक नीड भी है, हाई क्वालिटी एजुकेशन की एक नीड है और रिमोट एरियाज़ में जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है उसका एक्सेस नहीं है। तो इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हम दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के ये एफ़र्ट स्टार्ट किया है, ये कैंपेन स्टार्ट की है और इसके ज़रिए हम 200 फैमिलीज़ या 200 बच्चों को फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स
देंगे. These would be fully funded for 2 years for the entire duration of the program. अच्छा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. और जाहिर है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हमने देखे हैं माजी में जो कि शुरू तो हो जाते हैं, बच्चा एनरोलमेंट करा लेता है, वो उसमें आगाज़ कर लेता है, लेकिन फिर दरमियान में या तो वो हॉल्ट हो जाता है या वो प्रोग्राम के खदुखाल कुछ तब्दील हो जाते हैं और फिर वो बच्चों को कहते हैं कि अब अगले सेमेस्टर की फ़ी या अगले मरहले की फ़ी आपको देनी होगी या कुछ परसेंटेज आपको देनी होगी. तो ये तो बहुत बेहतरीन है कि ये फुली फंडेड 2 साल का पूरा प्रोग्राम है. अच्छा, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस वो किस तरह से होगा, क्राइटेरिया क्या है आप लोगों का? जी, सो बेसिकली जो मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 80% मार्क्स होने चाहिए, और जो हाउस होल्ड इनकम है वो 2 लाख या 2 लाख से कम होनी चाहिए. तो ये 2 क्राइटेरिया हैं फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स. सिमिलरली जो ओ लेवल स्टूडेंट्स हैं अगर 4A's एंड अबव हों एंड सेम वे 2 लाख या 2 लाख से कम माहाना इनकम हो फैमिली की, तो ये क्राइटेरिया है. बट इसमें भी कुछ हम एक्सेप्शंस इन सम केसेस कर सकते हैं, बट दैट इज़ बेस्ड ऑन व्हेन वी हैव 1-to-1 इंटरव्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के साथ और उनकी फैमिलीज़ के साथ, तो कुछ एक्सेप्शंस इसमें हो सकती हैं. बिल्कुल सही है. और बेसिकली गोल ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? किसी भी चाहे कोई फलाही काम भी हो, उसका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई गोल जहन में होता है. तो आप लोगों का जब ये कोलैबोरेशन का प्रोसेस चल रहा था या जब ये कोलैबोरेशन का प्रोसेस मुकम्मल हुआ और आप दोनों पार्टीज़ अखुवत फाउंडेशन और होम ब्रिज वीगन हाउस साथ आया, तो फिर ये गोल क्या तयन हुआ कि गोल क्या होगा? जी शिफा, गुड क्वेश्चन. सो बेसिकली जो हमारे डायरेक्टर बीकन हाउस हैं नासिर कसूरी साहब, उनकी हमेशा से विज़न थी टू हेल्प स्टूडेंट्स जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं, फ्रॉम लोअर इनकम फैमिलीज़ हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए वो कुछ करना चाहते थे. एंड सिमिलरली एज़ वी नो अखुवत में अमजद साकिब साहब, उनकी भी यही विज़न थी कि हम एक तो हाई क्वालिटी एजुकेशन फार फ्लंग एरियाज़ में भी दें, लो इनकम सेगमेंट में भी दें, जहाँ पे जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ख़ुद नहीं अफोर्ड कर सकती बट उनके बच्चे ब्राइट हैं, उनमें एक स्पार्क है, एक एबिलिटी है, उनको हम ये अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करें एंड उनको हम साथ 2 साल के लिए लेके चलें. ऑब्जेक्टिव ये है एंड ऑफ द डे कि हम इन 200 फैमिलीज़ को अपलिफ्ट करें, इन बच्चों को एक अच्छा बेस दें जो उनकी पूरी लाइफ के लिए भी, उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए और पूरे मुल्क के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर होगा. एंड ये अगर चीज़ कामयाब होती है तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में इसको हम कंटिन्यू भी करना चाहेंगे. बिल्कुल सही. अच्छा, कौन सी ऐसी फैमिलीज़ हैं ये भी बताइएगा कि जो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, या जो इनकम के लिहाज से कौन से ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं, कौन से ऐसे मार्क्स हैं जो आप लोगों ने रखे हैं? मिसाल के तौर पे मंथली इनकम क्या होनी चाहिए उस घराने की? क्या सिर्फ एक ही बच्चा इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकता है? अगर 2 बच्चे हैं जो कि इस लेवल पर हैं कि वो इस प्रोग्राम में एनरोल हो सकें तो फिर उनका क्या है? प्रेफरेंस किस घर को, किन ख़ानदानों को होगी? ये भी थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें नाज़रीन के लिए. जी 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 जी. सो बेसिकली ख़ानदान की जो मंथली इनकम है वो 2 लाख या 2 लाख से कम होना ज़रूरी है. हम क्योंकि चाह रहे हैं कि जो ख़ानदान इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको एक तो ये अपॉर्चुनिटी दें. और एक घर में एक से अगर ज़्यादा बच्चा है मैट्रिक का या ओ लेवल का, और वो तो उसके लिए भी कोई मतलब ऐसी कोई बैरियर नहीं है कि वो दोनों ना अप्लाई कर सके. और अगर दोनों मेरिट पे आते हैं तो दे मोर देन वेलकम, वो ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम को. एंड जो क्राइटेरिया की जो एकेडमिक क्राइटेरिया है, अच्छा बिल्कुल सही है. और ख़वातीन के लिए जी 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 बता दें. सो एकेडमिक क्राइटेरिया जैसा मैंने पहले भी कहा कि 80% मार्क्स मैट्रिक में और 4A's ओ लेवल में हो तो बच्चा क्वालिफाई कर जाता है. बट दे कैन बी एक्सेप्शंस, कुछ हो सकती हैं केस टू केस बेसिस पे. सही है. और ख़वातीन के लिए जो मतलब कोई ऐसा डिवाइड भी रखा हुआ है आप लोगों ने इस प्रोग्राम में कि इतने मेल स्टूडेंट्स और इतने फीमेल स्टूडेंट्स, या दिस इज़ ओपन, जिसका मेरिट पे और जिसका बाकी क्राइटेरिया फुलफिल होता है वो आ सकता है? जी. सो बेसिकली इट विल बी ओपन, इट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट,
लेकिन हम कॉन्शियसली हमारा एफर्ट ये होगा कि जो रेशो है उसको पूरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट 50-50 या उसके करीब तक लाया जाए ताकि ख़वातीन को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिले। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑल द प्रोविंसेस एंड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान उनकी भी हम चाह रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन हो, आइडियली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और स्पेशली जो एरियाज़ और प्रोविंसेस ज़रा सा पीछे रह गए हैं उनको भी हम अपलिफ्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम स्कॉलरशिप देना चाहेंगे। सो ये भी वी विल ट्राई कि ये भी हम इंश्योर करें। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा, और ये कि इन्हीं स्टूडेंट्स का जब ये ए लेवल ख़त्म कर लेंगे तो इनके फिर इंटरनेशनल प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? ज़ाहिर है वहाँ पर भी बड़ी ग्रांट्स और बड़ी जो स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोग्राम्स उनके भी बाहर भी चल रहे होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को तरीका नहीं समझ में आ रहा होता या उनको वो पाथवे नहीं पता होता कि किस तरह से उसके लिए अप्लाई करना है। तो क्या फिर इसके बाद का अगले स्टेप के लिए भी फिर आप लोगों का जो होम ब्रिज है वो उनको इनेबल करेगा, कुछ गाइडलाइंस फराहम करेगा? जी, so Homebridge Shifa is basically a fully integrated school and इसमें जिस तरह एक स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, स्टूडेंट काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहाइंड दिस जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है। तो सिमिलरली जब स्टूडेंट्स ने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना होता है तो उनकी एप्लीकेशंस में उनको हेल्प करने के लिए, उनको फिल करने के लिए, उनकी एसे राइटिंग में उनको हेल्प करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स दे रही हैं, कौन सी फाइनेंशियल एड दे रही हैं, कहाँ पे उनके प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हैं, किन कंट्रीज़ में उनको अप्लाई करना चाहिए, तो ये सारी गाइडेंस काउंसलर्स ये हमारे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को, उनको पेरेंट्स को साथ साथ लेके चलते हैं जब तक चाइल्ड अगर उसकी है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जब तक वो सही जगह पे पहुंच नहीं जाता, चाहे वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो या लोकल यूनिवर्सिटी हो, वेदर इट्स अ मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। तो साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि जो एक इक्विवेलेंसी का पहले इशू आता था ए लेवल वर्सेस एफएससी, वो भी एक ख़त्म हो गया है। तो अब इट्स ऑलमोस्ट मैच्ड। तो अब ईज़िली जो ए लेवल के बच्चे भी हैं वो आपकी पाकिस्तान की अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं एंड वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन जो उनको प्रोवाइड की गई होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी टू दिस प्रोग्राम, अब बहुत से ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ के स्टूडेंट्स तो बड़े ब्रिलियंट हैं लेकिन या तो फंड्स की बुनियाद पर थोड़ा पीछे रह जाते हैं, परसू नहीं कर सकते अपना ए लेवल और उससे आगे एजुकेशन, या फिर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, क्योंकि एज़ वी नो ये ऑनलाइन ए लेवल प्रोग्राम है और एक्सेसिबिलिटी का बहुत से इलाकों में बहुत इशू है और अभी तक हम उसको अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के लेवल पे सॉल्व तो उस तरह से नहीं कर सके। लेकिन आप लोगों की फिर ये एक्सेसिबिलिटी, इसको कैसे मुमकिन बनाएंगे कि अगर कोई फार फ्लंग एरिया से अप्लाई कर रहा है और वो इस प्रोग्राम में फिट भी होता है तो उसको एक्सेसिबल मिले ये प्लेटफॉर्म? जी, सो शिफा बेसिकली अब फार फ्लंग एरियाज़ में इंटरनेट तो हर जगह अवेलेबल है। यस, कुछ क्वालिटी में वेरिएशन आ सकती है बट ऑलमोस्ट हर पाकिस्तान के अब हर कोने कोने में इंटरनेट अवेलेबल है, स्पेशली जहाँ पॉपुलेशन का एक डिसेंट नंबर मौजूद है। तो उसमें एक तो ये है। सो फार फ्लंग एरियाज़ को हम इनकरेज कर रहे हैं जहाँ पे ए लेवल्स ऑफ़र नहीं किया जाता, जहाँ पे लेकिन बच्चे ऐसे हैं और बहुत ऐसे पॉकेट्स हैं पाकिस्तान के फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ बहुत ब्राइट बच्चे हैं। जब अगर उनको ये ए लेवल एजुकेशन दी जाए तो वो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए। तो वी वांट कि फार फ्लंग एरिया से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करें, हम उनको अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। अच्छा, प्लस साथ साथ मैं ये भी मेंशन करूँ कि जो होमब्रिज का प्लेटफॉर्म है, LMS है, जिसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, इट्स अ पोर्टल। उस पोर्टल पे हर बच्चे का एक लॉगिन, एक आईडी क्रिएट होता है। हर बच्चे को एक्सेस होता है टू 2500 वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम द बेस्ट ए लेवल टीचर्स ऑफ पाकिस्तान फॉर द जी सो फॉर द 12 सब्जेक्ट्स जो हम ऑफ़र करते हैं। सो एक वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स हम ऑफ़र कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ में, साइंसेस में, बिज़नेस में। सो
एक अच्छी मतलब एक कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स बना सकते हैं अपने लिए, विच वुड हेल्प देम जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं उसके लिए एक अच्छा बेस वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये वीडियोस भी मौजूद हैं, सो पूरा कोर्स उन वीडियोस के थ्रू भी बच्चा कवर कर सकता है। अगर कभी उसको कोई इंटरनेट इशू आता है तो हमारे जो लाइव क्लासेस हैं वो रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं, वो उसको भी बाद में उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सो दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। एंड आई थिंक आई शुड आल्सो मेंशन कि हमारी जो लाइव क्लासेस हैं दे लाइक एनी लाइव क्लास। जिस तरह मैं और आप अगर अभी बैठे हुए कम्युनिकेट कर रहे हैं उसी तरह कम्युनिकेशन हो रही होती है, क्वेश्चन एंड आंसर्स हो रहे होते हैं, क्विजेस असाइनमेंट्स हो रही होती है। अटेंडेंस ना हो तो पेरेंट को, बच्चे को व्हाट्सएप मैसेजेस चले जाते हैं। तो इट्स लाइक अ प्रॉपर फिजिकल स्कूल बट विद ऑनलाइन डिलीवरी एंड ऑन कैंपस एक्टिविटीज़। सो व्हाट डू आई मीन बाय ऑन कैंपस एक्टिविटीज़ के महीने में 2 दफ़ा बिल्कुल सही है, हम बच्चों को बुलाते हैं। उनके एरिया में जो बीकन हाउस का कैंपस उनके सबसे करीब है, वहाँ पे आके अगर साइंस स्टूडेंट्स हैं वो अपने लैब्स कर सकते हैं, और ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स वहाँ अपनी स्पोर्ट्स कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी हम हर स्टूडेंट को रजिस्टर करते हैं फॉर द ड्यूक ऑफ एडिनबरा अवार्ड विच इज़ अ ग्लोबल एक्स्ट्रा करिकुलर अवार्ड। सो उसमें जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो कर रहे होते हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। हाँ, तो बेसिकली इट इज़ अ होलसम प्रोग्राम जो कि बच्चों को हर तरह का एक्सपीरियंस देने, फिज़िकल एक्टिविटी से लेके स्पोर्ट्स लैब्स, साइंस लैब्स, और फिर जाहिर है लर्निंग तो उसमें पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है ही 90%। तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सज्जाद लगारी साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर होम ब्रिज, और अखुवत और होम ब्रिज ने बाहमी इश्तराक से 200 स्कॉलरशिप्स का, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम मुतारिफ़ कराया उन बच्चों के लिए जो A-levels में एडमिशन लेना चाहते हैं। और आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, तो महरूम ना रखिए अपने बच्चों को, तालीम उनका हक है, उनको तालीम ज़रूर दीजिए। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो आपसे कुछ बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। 1953 में मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारतीय आइन की दफ़ा 370 के तहत दाखिली खुद मुख्तारी दी गई थी, और इसके तहत रियासत को अपना आइन और टैक्स का निज़ाम बनाने का इख्तियार मिल गया था, जबकि कोई भारतीय शहरी मकबूजा कश्मीर में जाकर ज़मीन खरीद सकता था और ना ही वोट डाल सकता था। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने यकतरफा तौर पर 370 की शिक को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। और इस वक्त यहाँ जमहूरी अमल का ख़ात्मा हो चुका है और रियासत को वफाकी वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा, किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है, और अल्टीमेटली किस तरह से कश्मीर की आवाम को हक़ खुद इरादियत दिला सकता है, और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होना चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी को किस तरह से इफेक्टिवली इस केस को, इस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर राशिद वली साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो इस तब्दीली को आप उस वक्त किस तरह से डाइजेस्ट कर पाए, क्योंकि हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल था अचानक से इस किस्म का फ़ैसला आना, लेकिन उस वक्त ये फ़ैसला आया। ज़ाहिर है पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इस पर बड़ा कड़ा और सख्त जवाब दिया। उनसे ट्रेड हमने ख़त्म कर दिया। हमने कहा हम टेबल पर आपके साथ तब बैठेंगे जब आप इस फ़ैसले को रिवर्स करेंगे। तो आपको क्या समझ आई कि उस वक्त से लेकर अभी तक हमने क्या किया इफ़ेक्टिवली, या क्या कुछ अचीव कर पाए हम? जी, ये उस वक्त आपने कहा कि ये हमने काफ़ी उस पर कड़ा रद्द अमल ज़ाहिर किया, तो ज़ाहिर है वो हमारा जो रद्द अमल था वो ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा जो UN रेजोल्यूशंस में रूटेड स्टांस है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में, तो ये बिल्कुल उससे मुतसादिम था। और ये BJP का जो 2018-19 का उनका इलेक्टोरल मैनिफेस्टो था, तो उन्होंने एक्चुअली उस मैनिफेस्टो में इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू इंडियन यूनियन, उसका उन्होंने इहादा किया था और वादा किया था अपने इलेक्टोरेट के साथ। तो
तो वो तो उन्होंने जो ही वो आए हैं तो उन्होंने वो स्टेप्स लेने शुरू कर दिए और 2019 में रीऑर्ग एक्ट ला के उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और ये पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में भी ऐसा हुआ कि उनकी एक स्टेट को उसका स्टेटस वापस ले लिया गया और उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा। तो ये एक किस्म का एनेक्सेशन थी और उस डिटाई से वो एनेक्सेशन की गई जिस वक्त इंडिया में 17 एक्टिव इंसर्जेंसीज चल रही थी। तो दैट शोज कि हाउ दे वांटेड टू कॉक अ स्नोक एट इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि वो डिसरिगार्ड के जी डिप्लोमेटिक नाइसिटीज़ क्या होती हैं, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, तो उन्होंने इसको अपने इंडियन यूनियन में इसको मदगम कर दिया। अब उसमें लीगल डायमेंशंस हैं उसकी, जिसको आजकल बहस हो रही है कि आर्टिकल 370 जब 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड किया गया तो उसमें एक क्लॉज थी क्लॉज 3 के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट कानून साज असेंबली थी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जिसने उस वक्त इस कानून को पास करने की इजाज़त दी थी और अपना एक रेजोल्यूशन के तहत, तो वो उसकी मर्जी के बगैर इस शिक को ख़त्म नहीं किया जा सकता आर्टिकल 370। और यही बहस इस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है। जो कपिल सिब्बल है उसने सिब्बल जो वकील इसको केस को कर रहे हैं प्रोसिक्यूट, तो उनका यही मेन आर्गुमेंट है कि जो 370 है दिस हैज़ फाइनलिटी और कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसको तब्दील नहीं कर सकता। अब ये समझने की बात है कि भारत ने न सिर्फ इंटरनेशनल लॉ बल्कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन की है, क्योंकि वो आर्टिकल जो 367(4) डेल्टा प्रॉबेबली उन्होंने बड़ी चालाकी से इसमें ऐड किया, जिसमें वो स्टेटस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कानून साज असेंबली से लेकर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का नाम दे दिया कि कोई भी बाद में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, वो रेजोल्यूशन अगर वो पास कर दे और उसका ये स्टेटस तब्दील किया जा सकता है। तो ये नहायत चालाकी थी, क्योंकि कोई फेवरेबल गवर्नमेंट होती जिसको हिंदुस्तान अपने ज़ेर असर ला के ये फ़ैसला करवा सकता था, तो अगर ओरिजिनल उस पर कायम रहें जो कि एनश्राइन है आर्टिकल 370 की ज़ैली शेक नंबर 3 में, तो फिर इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। और यही चीज़ एजिटेट हो रही है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है हमारे लिए? जाहिर है हमारे यहाँ भी इलेक्शन होने वाले हैं अगर तो हो जाते हैं, और उसके बाद जाहिर है नई हुकूमत बनेगी। अब उस वक्त की हुकूमत को किस तरह से इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे लेकर आगे बढ़ना चाहिए? क्या हमारी डिप्लोमेसी 2019 से लेकर अभी तक इस इशू पर ख़ास तौर पर इफ़ेक्टिव रही है? दुनिया को, हम ममालिक को ये बता सके हैं? हमारे दोस्त ममालिक तो ऑफकोर्स जानते हैं, वो तो हमारे साथ पॉलिटिकली खड़े भी हैं, बहुत सारे ओपनली ऐलान भी करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ क्या इंटरनेशनल बॉडीज़ को हम ये बावर करा सके हैं कि ये एक बड़ी संगीन खिलाफ वर्जी थी जो इंडिया ने की? जी, हमने अपनी बिसात भर कोशिश की है, फॉरेन ऑफिस ने, गवर्नमेंट ने, मगर जो बैनुल अक़वामी ये माहौल है जियोपॉलिटिकल, इसके कुछ कंपल्शंस हैं और उस कंपल्शन की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी वो जब भी कोई इस किस्म का केस आता है तो उससे वो सरफ़े नज़र कर जाती है। हिंदुस्तान का जो क्लाउड है इकनॉमिक दुनिया में, ये उसकी वजह से वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि ये एक क्लियर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन का भी उनका क्लियर वायलेशन है। अब प्रैक्टिकली इंडिया ने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो यूएन की रेजोल्यूशन 39, 47 और उसके बाद लास्ट रेजोल्यूशन मेरे ख्याल 98 में आई, तो इतनी रेजोल्यूशंस का रेजिम होने के बावजूद उसको उन्होंने जम कर लिया और जो अभी इंटीग्रेशन के बाद उन्होंने प्रोसेस शुरू किया वो और ज़्यादा ख़तरनाक है। और उस प्रोसेस में अगर आप देखें तो उन्होंने इलेक्टोरल जेरीमैंडरिंग जिसको कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर, उसको तब्दीली शुरू कर दी है। बिल्कुल, वो उनकी जो डेमोग्राफी है उसको अब देखना यही है कि हमारी बिल्कुल वो बदल रही है। हाँ,
ऑल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। और ये हम जंग जो है ये लड़ते रहेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जिनको उनका हक़ खुदरातियत मिलना ज़रूरी है, और जो उनसे बेसिकली एक वादा भी था, वादा खिलाफ़ी उनके साथ की गई, और आर्टिकल 370 उसकी एक और एविडेंस है कि उनके साथ किस तरह का रवैया रवा रखा गया। इसी पर हम आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इस इशू को नाज़रीन वक्तन फ़वक्तन हम मज़ीद भी उठाते रहेंगे। अगस्त का महीना है, जब हम अपनी जश्न आज़ादी मनाएंगे तो हम भी ये दुआ करेंगे कि उनको भी उनका हक़ मिले और उनको भी उनकी आज़ादी नसीब हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे और पाकिस्तान को और कश्मीर के बासियों को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।